हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड के ऑक्सफोर्ड बुक के 4th यूनिट का फर्स्ट सेक्शन विच इज़ एम्परर्स ऑन आइस। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर के साथ। तो अब जो एक्सपीडिशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Hence, to Scott and Wilson, reaching the South Pole was considered to be a mere item in the results of an extensive scientific program. तो लास्ट एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि विल्सन के लिए, स्कॉट के लिए, एडवर्ड विल्सन के लिए, स्कॉट के लिए ये एक्सपीडिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि उनके लिए जो स्टडी था, ये जो ब्रीडिंग का स्टडी था, प्लस जो उनका जो नेक्स्ट एक्सपीडिशन है जो साउथ पोल के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मेयर आइटम इन द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सटेंसिव साइंटिफिक प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से जो इनका एक्सटेंसिव साइंटिफिक प्रोग्राम था, जो आने वाला ट्रैक था, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ द एम्परर पेंगुइन लेज इट्स एग्स इन जून इन द एंटार्क्टिक मिड विंटर। Hence, the decision to make the 70-mile trip from Scott's base camp on Ross Island to the penguin colony at Cape Crozier during the worst possible weather was made. अब क्या है, हमें पता है कि पेंगुइन के एग्स मिल सकते हैं एक्सट्रीम विंटर पे, और ये एक्सट्रीम विंटर मतलब आपका जो टेम्परेचर है ये 66 फ़ारेनहाइट 70 फ़ारेनहाइट भी क्रॉस कर सकता है। तो अब जो है, क्योंकि जो एम्परर पेंगुइन्स हैं वो जून में, मतलब एंटार्क्टिका के मिड विंटर में वो अपने एग्स ले करते हैं, तो अब ये डिसीजन लिया जाना था कि ये पूरा जो 70 माइल का ट्रिप है, 70 माइल, 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर, सो 70 माइल इज लाइक ह्यूज। कितना होगा, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स, 42 and 7 या, सो इट्स लाइक मतलब 112 किलोमीटर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी एक किलिंग आइस में। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ये डिसीजन लिया जाना था कि ये ट्रिप जो है बेस कैंप से लेके रॉस आइलैंड तक ये काम करना है या नहीं करना है, और उसके बाद आपको कहाँ जाना था, जो आपका रॉस आइलैंड में वो लोग ने सोचा था कि वो अपना बेस कैंप बनाएंगे, और वहाँ से ये पूरी जर्नी करके कहाँ जाएंगे, वो केप क्रोजियर में जाएंगे वर्स्ट पॉसिबल वेदर में। So it was decided to try to situate the main expedition base at Cape Crozier itself. उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हमारा जो मेन बेस होगा, जब हम रॉस आइलैंड पहुंच जाएंगे उसके बाद हम अपना जो मेन बेस है वो केप क्रोजियर में ही जाके सेट करेंगे, विच गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी बोथ द एडली पेंगुइन्स एंड द एम्परर पेंगुइन्स एट क्लोज क्वार्टर्स। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला जब हम उतने विंटर्स में जाएंगे तो पहले हम रॉस आइलैंड जाएंगे, फिर वहाँ से केप क्रोजियर जाएंगे, फिर हम अपना जो मेन बेस है वो केप क्रोजियर में ही बनाएंगे, ताकि वहाँ रह के हम जो दूसरे पेंगुइन्स हैं, एडली पेंगुइन्स जो हैं, अब ये क्या होते हैं, इज अ स्पीशीज ऑफ पेंगुइन कॉमन अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक ओशन कॉन्टिनेंट विच इज़ द ओनली हैबिटेट। मतलब पेंगुइन सिर्फ एंटार्क्टिका में है, और वहाँ पे जो उन्होंने कहा जो बेसिक जो जनरल स्पीशीज़ है उसको आप बोलते हो एडले पेंगुइन्स, ये एम्परर पेंगुइन्स नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें इनके बारे में रिसर्च करने का मौका मिलेगा, प्लस जो हम एम्परर पेंगुइन्स को क्लोज क्वार्टर्स में देख सकते हैं। क्लोज क्वार्टर्स मतलब क्या है कि एक बहुत ही ईज पोजीशन से देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ से मतलब बहुत पास में रह के हम इन पर रिसर्च कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ ईयर राउंड सोर्स ऑफ फ्रेश मीट एंड एग्स। और उनको वहाँ पे रहेंगे तो उनको ईयर राउंड जो है वो फ्रेश मीट और एग्स भी मिल जाएंगे। नाउ अब होती है इनकी जो जर्नी जो है स्टार्ट। Terra Nova set sail towards Cape Crozier in early 1911। early 1911 में ये जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। किससे, कौन सी शिप में स्टार्ट हुई थी, टेरा नोवा में स्टार्ट हुई थी, बट bad weather caused severe delay of the expedition and they experienced pack ice when entering the Ross Sea। लेकिन क्या हुआ, वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था कि इनकी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी, बहुत डिले हो गया था। दे एक्सपीरियंस्ड पैक आइस, जो अभी हमने डिस्कस किया था, पैक आइस मतलब आइस के जो बहुत बड़े बड़े, और जैसे जो आपका टेम्परेचर के कारण वो आइस फॉर्म हो गया, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसमें आप सेल नहीं कर सकते।
व्हेन एंटरिंग द रॉस सी, जब वो रॉस सी में एंटर कर रहे थे तभी उन्हें पैक आइस मिल गया था। दे वर ऑलरेडी रनिंग कंसिडरेबली बिहाइंड स्केड्यूल, अब उन्हें मिड जून में उनको वहाँ पहुँचना है और वहाँ पे जाके उनको अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो ऑलरेडी स्केड्यूल से बहुत पीछे थे। एज अ रिजल्ट द शिप वॉज ऑर्डर्ड इनटू द मैकमर्डो स्ट्रेट, इसीलिए जो शिप थी उसको मैकमर्डो स्ट्रेट में लेके जाया गया क्योंकि वो लोग इस आइलैंड से नहीं जा पा रहे थे। Scott's team had arrived at Ross Island on 4th journey. Finally, अब उन्होंने अपना पूरा वे चेंज किया। तो जैसे अगर मान लो इधर से इधर जाना है और यहाँ बहुत ज़्यादा आइस पैक है तो उन्हें अपना पूरा जो है दूसरा स्ट्रेट उन्हें लेना पड़ा और फाइनली रॉस आइलैंड में ये 4 जनवरी 1911 को पहुँच गए थे। एंड क्विकली एस्टैब्लिश देयर बेस एट केप एवेंस, हॉलिंग देयर सप्लाइज ओवर द आइस टू देयर बेस फॉर द नेक्स्ट 2 years वर्क। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो रॉस आइलैंड कब पहुंचे हैं, 4 जनवरी 1911 को। वहां जाने के बाद उन्होंने अपना बेस कहाँ पे स्टैब्लिश किया, केप एवेंस में स्टैब्लिश कर लिया। हॉलिंग देयर सप्लाइज ओवर द आइस, हॉलिंग का मतलब क्या होता है, टू पुल और ड्रैग फोर्सफुली, मतलब हॉलिंग जितने भी सप्लाइज थे उसको खींच खींच के वो आइस में लेके जा रहे थे अपने बेस तक, क्योंकि आगे 2 साल उन्हें यहीं काम करना था। A prefabricated hut was erected to serve as their home and a number of meteorological and magnetic stations were established by the team to collect data. अब एक prefabricated का मतलब क्या होता है, जो कि ऑलरेडी जैसे घर बनाना है तो उसका आपके पास अलग से रूफ होगा, अलग से वॉल्स होंगे, और जब आप जहाँ पे भी आपको जाके अपना घर बनाना है वहाँ जाके आप बस एक तरह से असेंबल कर देते हो, जैसे हम कंप्यूटर को डिसमेंटल और असेंबल करते हैं ना, बस वैसे ही अलग अलग पार्ट्स जो है रेडी होते हैं, बस आप वहाँ जाके पार्ट्स को जोड़ देते हो, उसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड हट। प्लस उन्होंने क्या किया, अपने मैग्नेटिक स्टेशंस भी उन्होंने पूरे जो थे क्रिएट कर लिए, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए ताकि उनकी स्टडी जो है वो बहुत ईजी हो जाए। Scott was determined to use the remaining days of sunlight to explore the region and make a start on the scientific program. अब जो स्कॉट था, जितने टाइम जो समर्स चल रहे थे, समर्स मतलब वहाँ पे सन आएगा, विंटर्स मतलब वहाँ सन आएगा ही नहीं, तो अब समर्स के जितने दिन बचे थे जिसमें थोड़ी बहुत सनलाइट आती है, उसने सोचा कि वो रीजन को एक्सप्लोर करेगा, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा और जितना पॉसिबल है वो रीजन को एक्सप्लोर करेगा एंड मेक अ स्टार्ट ऑन द साइंटिफिक प्रोग्राम, और अपने साइंटिफिक प्रोग्राम को ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर देगा। 23 अप्रैल 1911, अभी वो जनवरी में पहुंचे थे, अब अप्रैल चल रहा है। 23 अप्रैल 1911 को द सन सेट फॉर द विंटर, मतलब सन फाइनली सेट हो गया, वो 6 महीने बाद दिखेगा। एंड द मैन एट द मेन बेस सेटल्ड इनटू देयर रूटीन्स, और जो मेन बेस जो था, जो केप एवांस में इनका जो मेन बेस था, वो लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए। रूटीन क्या था इनका रूटीन था साइंटिफिक मेजरमेंट्स लेना, इक्विपमेंट प्रिपेयर करना और डॉग्स और पोनीस की एक्सरसाइज कराना, अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। द 3 British men, Wilson, Body Boas and Apsley Cherry Garrard, set out from their base camp at Cape Evans at midday on 27 June 1911. Finally, अप्रैल के बाद जून आ गया और ये जो 3 ब्रिटिश मैन थे, विल्सन, बॉडी बोअस और एप्सली चेरी गेरार्ड, ये अपने डेस्टिनेशन के लिए निकले बेस कैंप कहाँ है, केप एवांस से निकले। कब निकले ये, 27 जून 1911 को ये निकल गए थे। They walked out with 2 sleds of food and equipment, left base camp and trudged into a freezing, pitch black, gale battered nightmare Cape crozier that was about 120 kilometers away. तो अब जो है they walked out, अब उनके पास 2 sledges थे जिसको उन्हें ड्रैग करके अपने साथ लेके जाना था, जिसमें उनके पास सारे फूड और इक्विपमेंट्स थे। और वहाँ से जब वो निकले, ट्रज्ड into a freezing, trudged का मतलब क्या है, walk slowly and with heavy steps typically because of exhaustion या harsh conditions। तो इतनी जो winter थी, ये इतना जो एक harsh condition था, उसमें बहुत ही मुश्किल से slowly ये लोग walk कर रहे थे। पिच ब्लैक, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था उनको। गेल बैटर्ड, गेल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, और बैटर्ड का मतलब होता है बार बार, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है वो एकदम ऐसा लग रहा है बार बार उन्हें हिट कर रही है, मार रही है। नाइट में केप क्रोजियर दैट वाज अबाउट 120 किलोमीटर अवे, और इसी चीज़ के साथ उन्हें चलते जाना था। और केप क्रोजियर कितनी दूर था, अराउंड 120 किलोमीटर्स अवे, दैट्स अ लॉन्ग जर्नी।
The average temperature as they plodded on was -60 डिग्री। तो प्लॉडेड का मतलब क्या होता है? अगेन वॉक करना बहुत ही स्लो और हैवी स्टेप्स के साथ। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो एवरेज टेम्परेचर था उनका -60 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो -77 जितना नीचे चला गया था। द थिक clawing now meant they could only pull one sled at a time। अब जो सैंड होता है, अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है तो क्या होता है, स्लेजेस के नीचे ना वो मेल्ट हो जाता है, तो स्लेज को मूव करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वो रेत की तरह हो जाता है, सैंड की तरह हो जाता है, फिर उसमें वो मूव नहीं कर सकते आप स्लेजेस को ईजीली। द थिक क्लोइंग का मतलब क्या होता है, अनोइंग बिकॉज देयर इज टू मच स्नो। क्लोइंग मतलब एक तरीके से इरिटेटिंग स्नो जो थी। नाउ मेंट दे कुड पुल ओनली वन स्लेड एट टाइम। अब क्या था इसका मतलब, एक बार में वो सिर्फ एक ही स्लेड पुल कर सकते हैं क्योंकि इट वॉज वेरी हैवी और वो पुल नहीं कर पा रहे थे। सो दे हैड टू प्रोसीड इन रिले। अब उन्हें रिले में प्रोसीड करना था, मतलब जैसे पहला वाला पुल करेगा, फिर दूसरा वाला आगे आएगा, फिर तीसरा वाला उससे आगे जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा था, 3 माइल्स कवर कर रहे थे, लेकिन डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना, मतलब 3 माइल जितना चलते थे और 1 माइल जितना डिस्टेंस ही कवर हो पाता था। Gaining only 1 mile for every 3 miles they walked. It was pitch black and the three had to navigate by candlelight and the stars. एकदम ज़्यादा गुप्त अंधेरा, पिच डार्क था, और उनके लिए नेविगेशन का जो सोर्स थे वो सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक तो कैंडल लाइट और दूसरा था स्टार्स। स्टार्स को देख के उन्हें पता था उन्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है। They took turns falling into crevasses. अब यहाँ पे क्या है, दे टुक टर्न फॉलिंग इनटू क्रेवासेस। क्रेवासेस का मतलब क्या होता है, अ डीप ओपन क्रैक, स्पेशली वन इन अ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में जो बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं वो थे। तो दे टुक टर्न्स मतलब वो एक बार 1 बाय 1 करके वो लोग गिर गए थे उसमें, उस जो डीप क्रैक्स थे, लेकिन फिर भी दे मूव्ड अहेड। इन द वर्ड्स ऑफ एप्सली चेरी गेरार्ड, एप्सली चेरी गेरार्ड ने क्या कहा, The moon was showing a ghastly ragged mountainous edge above us. अब ये सोचो उनकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट रही होगी। यहाँ वो बोल रहे हैं कि वो जो मून था वो हमें क्या शो कर रहा था, एक बहुत ही डरावना माउंटेनियस एज, बहुत बड़ा माउंटेनियस एज जैसा वो हमें शो कर रहा था। अबव अस इन द फॉग, ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा माउंटेन है। एंड वी रोज, एंड एज वी रोज वी फाउंड दैट वी वर ऑन अ प्रेशर रिज। और जैसे ही हमें लगा कि वो माउंटेन जैसा कुछ होगा, और जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़े, हमें बाद में पता चला वो एक प्रेशर रिज है। प्रेशर रिज क्या होता है, जब अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और दोनों ही तरफ से जो स्नो है वो एक तरीके से बीच में क्या होता है, मतलब मुड़ जाता है वो पूरा। तो वो इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये पूरा जो है दिस इज व्हाट अ प्रेशर रिज। प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के कारण जो स्नो है वो जो पूरा जो लैंड का वो पार्ट है वो एकदम आके मुड़ गया, और मुड़ने के बाद ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर, और इस तरीके से एक प्रेशर रिज क्रिएट हो गया वहाँ पे। वी स्टॉप्ड, looked at one another and then bang right under our feet। तो जैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि एक प्रेशर रिज है तो हमने एक दूसरे को देखा और बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई, मोर बैंग्स एंड क्रीक्स एंड ग्रोन्स फॉर दैट आइस वॉज मूविंग एंड स्प्लिटिंग लाइक ग्लास। तो हमें लगा वो माउंटेन, हम जैसे उसके ऊपर चढ़ गए वो टूटने लग गया पूरा का पूरा। ग्रोन्स मतलब अब उनको पेन जो हो रहा था, जो उन्हें हर्ट हो गए थे, वो उसकी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता आइस की तरह वो टूट रहा है पूरा। द क्रैक्स वेंट ऑफ ऑल राउंड अस एंड सम ऑफ देम रैन अलॉन्ग फॉर हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स। और वो जो थे पूरा टूट के वो हमारे आसपास बिखर गया, और कुछ तो 100 ऑफ यार्ड्स तक आगे चले गए। There was pus in their blistered frostbite। अब वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा आइस में रहते हो टेम्परेचर में, तो वहाँ आपको बाइट्स हो जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, उसमें पस भर गया था। Their teeth cracked, उनके दांत जो थे, जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड थी कि वो जो शिवर करते हो आप, जो वो एक दूसरे से चैटर करते हैं, तो वो टूट गए थे, लिटरली उनके दांत क्रैक हो गए थे। एंड दे फियर्ड ब्रेकिंग बोन्स, और उन्हें लग रहा था अब उनकी बोन्स भी टूट जाएंगी। द इम्पैक्ट ऑन द मैन वॉज हॉरिफिक, उन लोगों के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट आया था इस ठंड से। एज चेरीज बायोग्राफर, और चेरी की जो बायोग्राफर थी जिन्होंने उनके बारे में पूरी स्टोरी लिखी थी,
सैरा व्हीलर नोट्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा था उसने, इट टुक हिम 45 minutes टू चिप हिज वे इनटू हिज स्लीपिंग बैग ईच नाइट एज ड्यूरिंग डे इट फ्रोज फ्लैट लाइक अ स्लैब ऑफ टूमस्टोन ग्रेनाइट। तो जो सारा हैं जिन्होंने ये चेरी की पूरी जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि चेरी को हर रात 45 मिनट्स लगते थे अपने स्लीपिंग बैग के अंदर जाने में। क्यों? क्योंकि वो जो स्लीपिंग बैग था वो ठंड के मारे ऐसा लगता था कि मार्बल का एक बहुत बड़ा पत्थर हो गया हो, एक ग्रेनाइट हो गया हो जो मूव भी नहीं करता था। तो उसको पहले उनको ऐसा करना पड़ता था कि वो उसमें एंटर कर पाए, पहले उसको पूरा उसको आइस हटाना पड़ता था उनको। तो इट वॉज सच अ डिफिकल्ट फेज फॉर देम। At Cape Crozier, they built a rock igloo to serve as a field laboratory to study the penguins. Finally, ये लोग Cape Crozier पहुंच गए with a lot of blisters and frostbite and other issues. और वहाँ जाने के बाद इन्होंने स्टोन का एक पूरा जो है रूम इग्लू क्रिएट किया, स्टोन का इग्लू क्रिएट किया पूरा इस तरीके से जिसके अंदर वो अपनी लेबोरेटरी सेटअप कर सकें। It was from there that they made their way onto the sea ice and became the first men to witness the mid-winter breeding of the emperor penguin. वहाँ से उन्होंने सी आइस की तरफ अपना रुख किया और they became the first man जिन्होंने emperor penguin के eggs देखे। Emperors may be easy to like। अब emperors जो थे वो बहुत अच्छे हैं, अरे वाह यार एम्परर पेंगुइन से बहुत इजी है उनको लाइक करना, बट दे वर वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट क्योंकि वो लोग जो है एकदम ऐसी जगह पे जाके ब्रीड करते थे, मतलब अपने एग्स ले करते थे जहाँ वो एक्सेसिबल ही नहीं होता था, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था वहाँ तक जाना। So, but they are not quite easy to find, let alone study. They mostly breed in inaccessible places. Inaccessible का मतलब होता है जहाँ access easy नहीं होता, जहाँ easily जा नहीं सकते. And in the darkness of winter. So their colonies haven't been easy to locate. तो अब वो ऐसी inaccessible जगह पे होते हैं जहाँ पे जाना बहुत difficult होता है, तो उनकी colonies locate करना is very tough. The explorers reached the emperor penguin rookery by climbing the huge walls of ice that surrounded it and they snatched 5 eggs. Finally, जहाँ पे जो पेंगुइन ने जो एग्स दिए थे एम्परर पेंगुइन ने, उसके आसपास जो था पूरा ऐसा लग रहा था कि माउंटेन है, बहुत बड़ी बड़ी आइस की वॉल्स थी। तो ये लोग उस पर पूरा चढ़ के फाइनली गए, उन्होंने 5 एग्स ग्रैब कर लिए। चेरी ड्रॉप टू As they struggled back to the igloo, और आते आते जब वो वापस इग्लू पे आ रहे थे तो 5 एग्स में से 2 एग्स जो थे वो वहीं के वहीं टूट गए। बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ देयर मिजरी। लेकिन यहाँ उनकी जो मिजरेबल लाइफ थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। They then became trapped in a particularly violent blizzard, और तब आया वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म। ब्लिज़ार्ड मतलब एक स्नो स्टॉर्म होता है। Then as they reached their target, their tent blew away first and the igloo roof followed. तो इतना गंदा स्टॉर्म था कि जो उन्होंने पूरे इग्लू का जो स्टोन से जो इग्लू बनाया था, तो पहले उसका पूरा जो रूफ था, छत था, पहले वो उड़ गया, जो टेंट था पहले वो हो गया, उसके बाद रूफ भी उसके साथ उड़ गई। तो पहले जो उन्होंने ऊपर पूरा टेंट लगाया था वो उड़ के चला गया, फिर जो रूफ थी वो भी उड़ के चली गई। For 2 days they remained bundled in their sleeping bags, clinging to life beneath a growing snowdrift without food or cover until there was a lull in the blizzard and Bowers found their tent. 2 दिन के लिए जब वो स्टॉर्म आया था तो 2 दिन के लिए वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर ही थे। उन 2 दिनों में वो एक बार भी बाहर नहीं आए, उन्होंने कुछ खाया नहीं। दे डिड नॉट वेंट टू द वॉशरूम, दे डिड नॉट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वो बस किसी तरीके से अपनी लाइफ को पकड़ के बैठे हुए थे। अगर वो बाहर जाते तो दे वुड हैव डाइड। अ ग्रोइंग स्नोड्रिफ्ट, स्नोड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? अ बैंक ऑफ डीप स्नो हीप्ड अप बाय द विंड। तो मतलब जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्नो का ऐसे माउंटेन जैसा बन जाता है, उससे क्या होता है एकदम जो चिली विंटर की हवाएं हैं वो नहीं आती आपके पास। विदाउट फूड और कवर वो लोग 2 दिन तक उसी तरीके से स्लीपिंग बैग में थे until there was a lull, मतलब जो पूरा जो ब्लिजर्ड आया था, जो तूफान आया था, उसमें कमी आ गई, रुक गया, वो शांत हो गया। एंड बोर्स फाउंड देयर टेंट, और फाइनली बोर्स को उनके टेंट मिल गए। Our lives had been taken away and given back to us, चेरी wrote. चेरी ने कहा ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी लाइफ ले ली हो और उसके बाद 2 दिन बाद उसने हमारी लाइफ वापस कर दी हो। Incredible but true. On 1st August 1911 को the trio finally staggered back to base camp.
किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए वो बेस कैंप तक वापस आए। Their faces blistered and scarred, उनके जो पूरे फेस थे उसमें हर जगह ब्लिस्टर्स हो गए थे, उसमें बहुत सारे स्कार्स हो गए थे। Clutching their precious load of 3 eggs, और उनके जो 3 eggs थे वो उस precious eggs को लेते हुए अपने साथ आ रहे थे। They had spent 6 weeks in the Antarctic winter traveling from Cape Evans to Cape Crozier. उनको केप एवांस से केप क्रोजियर, मतलब ये जो पूरा जो उनका ट्रैवलिंग था उनका 6 वीक्स लगा, पूरे 6 वीक्स लगे उनको टू गैदर रेयर एम्परर पेंगुइन एग्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट से उस रेयर एग्स को लेके आने में उनको कितना टाइम लगा? 6 वीक्स लगे। Their frozen clothes had to be cut from their bodies. उनके जो कपड़े थे वो इतने ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे जिनको उनकी बॉडी से कट करके निकालने पड़े थे। Cherry's teeth chattered so violently that they shattered. चेरी की जो टीथ थे वो इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि वो टूट गए। While Wilson was blinded in one eye, और विल्सन जो थी उसको एक आंख उसकी जो थी उसको उससे दिखना बंद हो गया था, वो एक आंख से अंधा हो गया था। Cherry looked about 30 years older than he had when he had set off. चेरी जब निकला था उससे कम से कम 30 years old दिख रहा था वो। His cadaverous face scarred, उसका जो cadaverous का मतलब क्या होता है? very pale और sick, उसका जो बहुत pale और sick face था उसमें पूरे scars हो गए थे and corrugated मतलब पूरे wrinkled हो गए थे। नोज उसकी काली सी हो गई थी, आईज डल हो गई थी और हैंड्स भी जो थे एकदम वाइट और wrinkled हो गए थे। His toenails were falling off and his fingers were useless. उसके जो पैरों के जो नाखून थे वो अपने आप निकल जा रहे थे और उसकी फिंगर्स किसी काम की नहीं थी, मतलब वो मूव ही नहीं कर रही थी। रोड सारा व्हीलर, तो जो ये सब किसने बताया? उनकी बायोग्राफर ने। बट दे हैड बीन सक्सेसफुल, लेकिन उनका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। चेरी हु हैड नो साइंटिफिक ट्रेनिंग took responsibility for the eggs and presented them to the Natural History Museum in 1913. चेरी जिसको ये पूरे साइंटिफिक ट्रेनिंग का कोई आइडिया नहीं था, उसने ये जो प्रेशियस एग्स थे उनको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में 1913 में डिपॉजिट किया। Although emperor penguins have been known to science since 1840, emperor penguins के बारे में साइंस 1840 से जानता है। The first colony wasn't discovered until these members of the Antarctic expedition found the birds at Cape Crozier. लेकिन इनको ही they were the first people जिनको वो eggs मिले थे, जिन्होंने उनकी कॉलोनीज को डिस्कवर किया था। I handed over the Cape Crozier embryos, which nearly cost 3 men their lives and cost 1 man his health. उन्होंने क्या कहा कि मैंने ये जो पूरे जो एग्स थे ये वहाँ पे म्यूज़ियम में जाके दे दिए, और ये इतने प्रेशियस एग्स थे क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 3 लोगों को उनसे लाइफ मांग ली थी, प्लस एक इंसान जो था वो पूरा हेल्थ वाइज जो है डिस्टर्ब हो चुका था। चेरी लेटर रोट टू द म्यूज़ियम, उसने ये लिखा था म्यूज़ियम को। After all was said and done, Wilson and Scott froze to death. On the return trip from the South Pole, Cherry Garrard bought from the South Pole. तो जब वो लोग साउथ पोल से वापस आ रहे थे तब जो थे विल्सन और स्कॉट, they both froze to death. They were not able to make it back to their house. चेरी गेरार्ड ब्रॉट द एग्स टू द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो चेरी गेरार्ड जो थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जो अमेरिकन नेशनल म्यूजियम था वहाँ, नेचुरल हिस्ट्री का जो म्यूजियम था वहाँ पे जाके ये तीनों एग्स जो थे डिपॉजिट कर दिए। देयर अ सुप्रीमली अनइम्प्रेस्ड क्यूरेटर एलिगेटली ग्रीटेड हिम विद अ स्नेयर। वहाँ पे एक क्यूरेटर था। क्यूरेटर कौन होता है? अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। तो म्यूजियम में जो सब चीज़ों को रखता है अपने पास, तो उसके पास अलग अलग तरीके की हिस्ट्री की चीज़ें थी। उसने ये एग्स देखे, उसने बोला हो कौन तुम, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, दिस एंड एन एग शॉप, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये कोई अंडे की दुकान नहीं है, जाओ यहाँ से। मतलब जिन एग्स के लिए लोगों ने अपनी जान दाव पे लगा दी थी, वहाँ पे उस क्यूरेटर ने क्या कहा, ये कोई अंडे की शॉप नहीं है, जाओ यहाँ से। The eggs were then kept in storage while occasional scientists were asked to study them, but it was difficult to find the right specialist. अब जो eggs थे उनको स्टोर करके रख लिया गया, अलग अलग साइंटिस्ट आते थे उसको पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी उसका स्पेशलिस्ट नहीं था। फाइनली 1934 में एक जूलॉजिस्ट थे C.W. पार्सन्स, उन्होंने उनको एनालाइज किया और क्या कंक्लूड किया कि वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्प के हैं ही नहीं,
ऑफ पेंगुइन एम्ब्रियोलॉजी, पेंगुइन की एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने के लिए ऐसी कोई बड़ी हेल्प नहीं करी उन्होंने। For good measure, scientists no longer believe that embryos much help in studying a species evolutionary history. अब जो है साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक क्या हुआ और इवोल्यूशन हो चुका था, तो साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया था कि एम्ब्रियो को स्टडी करने से आप उनके इवोल्यूशन को नहीं समझ सकते कि किस तरीके से वो इवॉल्व हुए, मे बी फ्रॉम बर्ड्स, मे बी फ्रॉम डायनासोर्स। तो आप एम्ब्रियो को स्टडी करके ये काम नहीं कर सकते। However, Russell added that the specimens were used in a later study of emperor penguins and were reckoned to be useful. लेकिन ठीक है, इन तीनों का जो मिशन था वो एकदम ही ज़्यादा मतलब अनसक्सेसफुल नहीं था, या वेन में नहीं चले गए उनके सारे एफर्ट्स, क्योंकि बाद में उसने कहा कि एक लेटर स्टडी हुई एम्परर पेंगुइन्स की और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुए। अल्टीमेटली दो they did not provide the information that was hope for them, लेकिन फाइनली उन एग्स से जो एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर वो एग्स हमें मिल गए तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड दे आर स्टिल हियर फॉर मोर स्टडी, और आज भी वो हैं ज़्यादा स्टडी करने के लिए। एंड री इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ इंटरप्रिटिंग समथिंग इन अ न्यू और डिफरेंट लाइट। मे बी उन एक्स को फिर से स्टडी किया जा सकता है, मे बी उनसे कुछ नया पता लगा जा सकता है। इन दैट सेंस दे आर इनवैल्यूएबल, और इसीलिए ये जो एक्स थे ये बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल हैं। The worst journey in the world, as Cherry was later to name their trip, had been completed. और इनकी जो वर्स्ट जर्नी थी, जो चेरी ने उसको बोला कि ये दुनिया की सबसे ख़राब जर्नी थी, फाइनली वो कंप्लीट हो चुकी थी। दिस ऑर्डियल वॉज इमोर्टलाइज्ड इन एब्सली चेरी गेराल्स। ये जो ऑर्डियल था, ऑर्डियल मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस जो था, ये इमोर्टलाइज था। इमोर्टलाइज मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी भी आप उसको उस सदमे से निकल नहीं सकते। इन एब्सली चेरी गेराल्स, द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल बुक्स एवर रिटन। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट है, इसके बारे में जो पूरा दिया हुआ है, ये दिया है चेरी गेराल्ड की बुक में, द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड, इस बुक में। और ये ट्रैवल बुक्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है। And this winter journey was immortalized as one of the most astonishing journeys to be successfully executed throughout the heroic age of Antarctic exploration. और ये जो विंटर जर्नी है, इसे माना जाता है सबसे सरप्राइजिंग और एग्जॉटिक जर्नी, जहाँ पे इन हीरोज़ ने एंटार्क्टिक पूरे जो उस रीजन को एक्सप्लोर किया था। ओके, सो गाइज, फाइनली द चैप्टर इज़ ओवर। अगर हमें एक ट्रैवलर होना है, एक एक्सप्लोरर होना है, तो क्या क्या उनके लिए क्वालिटीज़ चाहिए होती है? यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू हैव द परसिवरेंस, यू हैव टू हैव द क्लैरिटी, एंड कुछ भी हो जाए यू कैन नॉट गिव अप। डू यू हैव दिस विद यू? डू यू वांट टू बी एन एक्सप्लोरर? डू यू वांट टू एक्सप्लोर new things or discover things which are already there? So do let me know in the comment section, because here we are done with the chapter. In our next video we are going to start with the summary and question answers. Take care of yourself. Thank you for watching, and do not forget to visit our website, which is magnetbrains.com, where you can find all our courses very easily, right from class 1 to class 12. Just click on the class, click on the subject, then you have to click on the topic you wish to study, and your video will appear. That's easy, right? Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. Bye-bye.